Assalamu alaikum. Today we will discuss about Mendel's first law, which is also known as law of segregation. अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर व्हाट इज इट्स फर्स्ट लॉ, तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से करेंगे दैट इट स्टेट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स पेयर फैक्टर्स दैट मे स्पेसिफाई अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स सेपरेट so that each gamete receives only one member of pair। ये इसकी डेफिनेशन है। फिनोटाइप वो चीज़ होती है, जब एक जीनोटाइप होती है और एक फिनोटाइप। फिनोटाइप वो होती है जो विजिबली नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जांपल एक फिनोटाइप की आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कुछ लोगों की ईयर लोब्स जो है वो अटैच होती हैं, कुछ लोगों की जो है वो फ्री ईयर लोब्स होती हैं। तो ये करेक्टर्स जो हमें सामने से नज़र आ रहे होते हैं, जो विजिबल होते हैं, उनको फिनोटाइप्स कहा जाता है, और जो जेनेटिकली होते हैं वो जीनोटाइप से रिलेटेड होते हैं। तो मेंडल फर्स्ट लॉ ने ये बताया था कि जब गैमीट बनते हैं तो उस टाइम पे जो फिनोटाइप्स होती हैं, अल्टरनेट फिनोटाइप्स जो होती हैं, वो एक सेपरेट आउट हो जाती हैं। वो इस वजह से होती हैं ताकि हर गैमीट के पास पेयर का एक मेंबर जो है वो चला जाए। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना, मीन्स के जैसे कि आप म्योसिस के अंदर भी पढ़ते हैं कि रिडक्शन डिवीजन होती है, और पेरेंट हाफ मदर के ट्रेड्स और हाफ फादर के ट्रेड्स जो हैं, या फिर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ मेल से हाफ फीमेल से कलेक्ट होके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है। तो यहाँ पर भी इन द सेम वे जो गमीट होता है उसके अंदर जो पेयर होता है, हर पेयर से सिर्फ एक मेंबर ही उसके अंदर जाता है। इसको प्रूव करने के लिए मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक पेरेंट ऐसे लिया जो कि जिसके सारे प्लांट जो थे टॉल थे, और एक ऐसे लिए जिसके पूरे के पूरे प्लांट्स जो थे वो डवार्फ थे, छोटे थे। तो जैसे कि कम्बिनेशन के लिए एक फीमेल चाहिए होती है, एक मेल चाहिए होता है। तो उसने भी दो काम किए। उसने एक बिल्कुल टॉल प्लांट्स लेके उसके पोलन को उसने करवाया, जो बिल्कुल शॉर्ट प्लांट थे उनके साथ फर्टिलाइज करवाया। तो जब फिनोटाइप्स आई तो जो प्लांट्स थे वो टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे, मीन्स के हाफ के अंदर कुछ के अंदर मेल वाली करेक्टरिस्टिक्स चली गई, कुछ के अंदर फीमेल्स वाली करेक्टरिस्टिक्स चली गई। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों की करेक्टरिस्टिक्स शो हुई। जब मेंडल ने इनको आपस में फर्टिलाइज कराया तो उसने चेक किया जो फर्स्ट जनरेशन थी, जब उसने टॉल को सब शॉर्ट से फर्टिलाइज करवाया, उनका क्रॉस करवाया, तो उसने देखा जो फर्स्ट प्रोजनी थी, मीन्स जो फर्स्ट मिलने वाली जनरेशन थी जिसको F1 कहा गया, वो सारे के सारे टॉल थे, और वो इतने ही टॉल थे जिस तरह से सेम उसके पेरेंट टॉल थे। मतलब जब पेरेंट्स का आपस में क्रॉस कराया था तो कुछ पेरेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा टॉल थे, उनका उन्होंने क्रॉस करवाया उन पेरेंट्स के साथ जो बिल्कुल शॉर्ट थे। मीन्स के अगर मेल जो थे वो बहुत टॉल थे तो उन्होंने फीमेल ली, वो बहुत शॉर्ट थी। तो जो फर्स्ट प्रोजनी आई थी उसके अंदर सारे के सारे ट्रीज जो थे वो बिल्कुल अपने पेरेंटल प्लांट की तरह टॉल थे। अब उसने इस क्रॉस को, जैसे पहले बताया गया कि उसने टॉल को शॉर्ट के साथ क्रॉस कराया, फिर उसने शॉर्ट को टॉल के साथ करवाया, फिर भी रिजल्ट्स जो थे वो सेम ही थे, मीन्स के सारे प्लांट जो थे वो टॉल ही आए। इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी प्रोजनी थी, कोई भी ऐसा नहीं था जो इंटरमीडिएट साइज का हो, जो ना लंबा हो ना छोटा हो, सेंट्रल साइज का हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो थे वो टॉल ही थे। फिर जो F1 प्रोजनी आई थी जिसके अंदर सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, उसने उनको आपस में फर्टिलाइज कराया। आपस में फर्टिलाइज कराने का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। तो फिर जो F2 जनरेशन आई थी उसके अंदर दो तरह के प्लांट्स थे, उसके अंदर टॉल भी थे, उसके अंदर शॉर्ट भी थे। इस एक्सपेरिमेंट को आपने इस तरह से याद रखना है कि सबसे पहले उसने क्या किया, टॉल और शॉर्ट को आपस में फर्टिलाइज कराया, आपस में उनका क्रॉस कराया। जब उसने टॉल और शॉर्ट का आपस में कराया तो सारे के सारी F1 जनरेशन जो थी वो टॉल आई। फिर वो जो F1 जनरेशन थी, टॉल सारे प्लांट्स थे, उनको सेल्फ फर्टिलाइज कराया, आपस में फर्टिलाइज कराया, तो कुछ प्लांट्स जो थे वो शॉर्ट आए, कुछ प्लांट्स जो थे वो लॉन्ग आए। और इस क्रॉस के अंदर भी उसको कहीं पर भी इंटरमीडिएट साइज का कोई प्लांट जो है वो नज़र नहीं आया। तो ये रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। उसकी रीज़न ये थी कि जो पेरेंट थे, जो F1 जनरेशन के पेरेंट्स थे, वो सारे के सारे टॉल थे।
तो उनमें से कोई भी शॉर्ट तो था ही नहीं, शॉर्ट तो ग्रैंड पेरेंट्स में थे, लेकिन फिर भी जो ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन आई उसमें टॉल भी थे और शॉर्ट भी थे। इससे ये चीज़ प्रूफ हुई कि जो ट्रेड्स होते हैं वो जेनेटिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता जिस तरह के पेरेंट्स के अंदर जीन्स हो सेम वही ऑफस्प्रिंग के अंदर भी हो सकता है। एट टाइम्स ऐसा भी होता है जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ भी जो बच्चे होते हैं उनकी रिजेम्बलेंस हो सकती है। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि किसी एक जनरेशन में विजिबल नहीं होते, लेकिन वो उससे आने वाली जनरेशन में विजिबल हो जाते हैं। मेंडल ने फिर अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए 6 डिफरेंट ट्रेड्स जो थे उनके साथ फिर एक्सपेरिमेंट्स को किया, और उसने देखा कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो F1 जनरेशन आई थी उसमें विजिबल जो थे वो सारे के सारे प्लांट्स एक जैसे थे। लेकिन फिर जो नेक्स्ट जनरेशन F2 आई तो F2 में जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो ओरिजिनल पेरेंट्स जैसे थे, जो F1 जनरेशन के पेरेंट्स थे उनके जैसे ट्रेड्स उनके अंदर प्रेजेंट थे। तो इससे उसको ये पता चला कि जितनी भी जनरेशन आती हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, उसके अंदर अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते ट्रेड भी हो सकते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते जुलते ट्रेड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स से फिर मेंडल ने एक रिजल्ट निकाला कि जब पहली जनरेशन थी, टॉल को शॉर्ट के साथ मल्टीप्लाई किया गया था या क्रॉस कराया गया था, तो सारी की सारी जनरेशन टॉल किस तरह से आई थी। मेंडल्स ने फिर 2 टर्म्स निकाली, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट वो चीज़ होती है जिसके प्रेजेंट होते हुए जो कि खुद को शो कर दे वो डोमिनेंट होती है, और जो खुद को शो ना कर पाए वो रिसेसिव होती है। जब कभी भी डोमिनेंट और रिसेसिव एक जगह पर प्रेजेंट हो, जैसे टॉल जो है वो डोमिनेंट है और शॉर्ट प्लांट जो है वो रिसेसिव है, तो जब टॉल और शॉर्ट आपस में प्रेजेंट होंगे तो हमेशा टॉल ही सारी जनरेशन आएगी, क्योंकि टॉल जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो ट्रेड डोमिनेंट होता है वो कभी भी रिसेसिव को शो नहीं होने देता। फिर जब F1 की जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया गया था तब कुछ टॉल आए थे, कुछ शॉर्ट आए थे। दूसरी दफ़ा शॉर्ट आने की वजह ये थी कि रिसेसिव करेक्टर तब शो होता है जब पेरेंट्स के अंदर दोनों के दोनों जो है वो रिसेसिव चीज़ें प्रेजेंट हो। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा, जैसे फादर की तरफ से अगर डोमिनेंट आ रहा है और मदर की तरफ से रिसेसिव कोई ट्रेट आ रहा है, तो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट विजिबल होगा। लेकिन अगर जो है फादर और मदर दोनों की तरफ से कोई रिसेसिव ट्रेट आ रहा है तो ऑफस्प्रिंग के अंदर फिर रिसेसिवनेस जो है वो शो हो जाएगी। तो ऐसा ट्रेट जो आपस में जो अपने आप को शो कर देता है वो डोमिनेंट होता है, और ऐसा ट्रेट जो अपने आप को शो नहीं कर पाता उसको रिसेसिव कहते हैं। अगर इन सब ट्रेट्स के सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा जाए तो हमेशा जो डोमिनेंट फैक्टर होता है उसको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। अगर कोई प्लांट फॉर एग्जांपल प्योर टॉल है तो वो टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल टी से, और अगर कोई प्योर रिसेसिव है तो वो स्मॉल टी बाई टी के से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और फिर अगर इन दोनों के मिक्सर से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जो हाइब्रिड है उसको कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो ऑफस्प्रिंग होगा जिसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी रिप्रेजेंट होगा वो टॉल होगा। उसकी रीज़न ये है कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन वो जो स्मॉल टी उसके अंदर प्रेजेंट है वो रिसेसिव ट्रेट हो सकता है उसके आने वाली ऑफस्प्रिंग के अंदर विजिबल हो जाए। अगर प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट प्लांट की वजह से कोई प्रोजेनी बनती है तो उनको होमोजाइगोट्स कहा जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी की वजह से कोई बन रहा है तो उससे बनने वाली प्रोजेनी को हेट्रोजाइगोट कहा जाता है। हेट्रो और होमो की आपने लास्ट सेमेस्टर में भी डेफिनेशंस पढ़ी थी। जो सेम हो वो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो वो होमो होती हैं, और जिनके डिफरेंट हो वो हेट्रोजाइगोट्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है दैट होमोजाइगोट्स मीन पेयर फैक्टर्स आर अलाइक। अलाइक का मतलब होता है सेम। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर जो वेरिएशन है वो सिर्फ एक लोकस पे प्रेजेंट हो तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मतलब कि सिर्फ एक जगह पर वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट होती है। जब टॉल प्लांट्स को शॉर्ट प्लांट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया था तो उसके रिजल्ट में जो बने थे उसके अंदर टॉल प्लांट भी प्रोड्यूस हुए थे और शॉर्ट प्लांट भी प्रोड्यूस हुए थे।
और इनके अगर जेनेटिक फार्मूलाज देखे जाए तो कैपिटल T बाय कैपिटल T भी हो सकता है, कैपिटल T बाय स्मॉल t भी हो सकता है, स्मॉल t बाय स्मॉल t भी हो सकता है। मीन्स के कंप्लीट डोमिनेंट प्लांट भी हो सकता है जिनके अंदर सारे टॉल हो, कंप्लीट रिसेसिव भी हो सकता है जिसके अंदर दोनों टी स्मॉल हो, और ऐसे भी हो सकता है जिसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट हो, कैपिटल T और स्मॉल t। इन सबको जीनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन बताई गई है फिनोटाइप की और जीनोटाइप की। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि जीनोटाइप जो होती है वो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है टू एन ऑर्गेनिज्म, उसके एलीलिक कम्बिनेशन जो होता है वो हमेशा जीनोटाइप शो करती है, और जो फिनोटाइप होता है वो अपेयरेंस होती है जो कि ऑर्गेनिज्म की, जो कि हमें नेकेड आई से वैसे ही नज़र आ रही होती है, जैसे किसी की भी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमें वैसे शो होता है। जैसे मैंने ये लोब्स की एग्जांपल दी तो वो फिनोटाइप्स के अंदर आ जाती है, या फिर कोई टॉल है या शॉर्ट है, किसी की हाइट जो है वो भी फिनोटिपिक जो है करेक्टर होता है क्योंकि वो भी नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर आपको एक क्रॉस की एग्जांपल दी गई है कि प्योर टॉल प्लांट को प्योर शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया तो टॉल और शॉर्ट दोनों की ट्रेट्स उसके अंदर आई, लेकिन कैपिटल T प्रेजेंट था तो वो डोमिनेंट हुआ, इस वजह से प्लांट टॉल थे। इसके बाद इन टॉल को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ये जो टॉल प्लांट्स थे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो इनसे आने वाले कुछ जो थे वो प्योर टॉल थे, कुछ ऐसे थे जिसके अंदर वो टॉल तो था लेकिन रिसेसिव ट्रेट भी प्रेजेंट था, और इसके बाद कुछ ऐसे भी थे जो प्योरली ड्वार्फ थे। मीन्स के जो F1 प्रोजेनी थी वो प्योर टॉल थी ये वाली, और फिर जब F1 प्रोजेनी के रिजल्ट्स को आपस में क्रॉस कराया गया तो उसके अंदर फिर टॉल और शॉर्ट दोनों नज़र आने लग गए। नेक्स्ट इसकी जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो है वो शो की गई है। जैसे गैमेट्स की रेशो जो है वो शो की गई है 3:1। मीन्स ये देखें 3 जो है वो टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो ये 3:1 हुई। और इसकी फिनोटिपिक रेशो देखी जाए तो 1 एक जो था वो प्योर टॉल था, 2 जो थे वो टॉल थे लेकिन उनके अंदर रिसेसिव भी थे तो ये 1:2, और एक प्योर ड्वार्फ था तो 1:2:1 इसकी रेशो आ गई। अभी के लिए आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे, देन नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी लॉ को प्रोसीड करेंगे।